आज हम बात करेंगे आर्टिकल 143 के बारे में। आर्टिकल 143 जो एक यूनिक और सिग्निफिकेंट पावर देता है भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेने के लिए। ये एक ऐसी पावर है जो पब्लिक इम्पोर्टेंस या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अनरिजॉल्व लीगल क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए यूज़ होती है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है आर्टिकल 143 के की प्रोविजंस और क्राइटेरिया। तो पहले हम इसमें स्कोप की बात करते हैं। तो पहला है आर्टिकल 143 क्लॉज 1। इसमें कहता है राष्ट्रपति कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकते हैं। वहीं बात करते हैं आर्टिकल 143 क्लॉज 2 के बारे में। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज़ या एग्रीमेंट्स से रिलेटेड मैटर्स भी रिफ़र किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्राइटेरिया की। तो इसमें पहला जो है हमारा पब्लिक इम्पोर्टेंस। तो इशू नेशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस का होना चाहिए। बात करते हैं अनरिजॉल्व लीगल क्वेश्चंस की। तो जो मैटर जुडिशरी द्वारा पहले रिजॉल्व नहीं किया गया है वही मैटर इसमें लिए जा सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो ऐसे इंट्रिकेट्स मैटर्स जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटेटिव क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो वो इसमें आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं नॉन बाइंडिंग के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन सिर्फ एडवाइजरी होता है, गवर्नमेंट बाउंड नहीं होती है उसे फॉलो करने के लिए। ठीक है, हम अपने अगले पॉइंट के लिए बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है प्रोसीजर फॉर रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143। तो जिसमें पहला है वो है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर एक क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं जिसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हम कहते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एग्जामिनेशन की हम बात करें तो एक लार्जर बेंच रेफरेंस को एग्जामिन करती है और इंटरेस्टेड पार्टीज जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स, लीगल एक्सपर्ट, ईटीसी के सबमिशंस लेती है। बात करते हैं आगे रेंडरिंग ऑफ ओपिनियन। सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन राष्ट्रपति को रिटन फॉर्म में देता है, साथ ही अपनी रीजनिंग भी शेयर करता है। तो हमारा जो अगला पॉइंट है आर्टिकल 143 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केसेस। तो जो हमारा पहला है वो है बेरूबरी यूनियन केस 1960। इसमें इशू क्या था, नेहरू नून एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को टेरिटरी ट्रांसफ़र करना वैलिड था या नहीं। तो जो इसमें कोर्ट का ओपिनियन था बेसिकली वो ये था कि टेरिटरी ट्रांसफ़र करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है। नेक्स्ट केस था केशव सिंह केस 1965। इसमें जो इशू था वो था लेजिस्लेचर के प्रिविलेजेस और जुडिशरी के पावर्स के बीच कन्फ्लिक्ट। तो इसमें लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस के एक्सटेंट को क्लैरिफाई किया गया। ठीक है, जो हमारा तीसरा है वो है स्पेशल कोर्ट्स बिल 1978। इसमें जो इशू था हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के लिए फास्ट ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स बिल की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। ठीक है, तो जो इसमें ओपिनियन आया वो आया कि बिल आर्टिकल 14 के इक्वालिटी प्रिंसिपल के साथ वैलिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अयोध्या डिस्प्यूट 1994। जो इशू इसमें था वो था टेम्पल और मॉस्क्यू साइट डिस्प्यूट के बारे में क्लैरिफिकेशन। कोर्ट ने जवाब देने से मना कर दिया था इसमें और कहा कि मैटर रेगुलर लिटिगेशन से रिजॉल्व होना चाहिए। हमारा जो लास्ट था वो है NGAC रेफरेंस 2015। इशू था कॉलेजियम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करने की रिक्वेस्ट। तो कोर्ट के द्वारा ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव करने के लिए इसमें गाइडलाइन दिए गए थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 143 का लिमिटेड यूज़ और जुडिशियल कॉशन। तो जिसमें पहला है रेयर इन्वोकेशंस। आर्टिकल 143 का यूज़ काफ़ी रेयर है क्योंकि क्वेश्चंस यूजली कॉम्प्लेक्स होते हैं। बात करते हैं नॉन बाइंडिंग नेचर्स। नॉन बाइंडिंग नेचर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं, गवर्नमेंट ओपिनियन फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं होती है। ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने आप को स्पेक्युलेटिव या पॉलिटिकल मैटर्स में इन्वॉल्व करने से बचता है। ठीक है, तो आइए इसे कंक्लूड करते हैं। आर्टिकल 143 का इम्पोर्टेंस जुडिशियल सिस्टम में यूनिक है जो क्रिटिकल लीगल क्वेश्चंस को एड्रेस करने और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को शेप करने में मदद करता है। एग्जाम्पल केसेस जैसे बेरूबरी और अयोध्या हमें दिखाते हैं
कि ये पावर कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करता है और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।